जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडीज पॉइंट पर। बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बेहतर, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, है ना? होना भी चाहिए यार। होंगे नहीं तंदुरुस्त बॉडी से तो फिर मजा कैसे आएगा पढ़ाई में, राइट? तो फिर आज क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम भी अब सैंपल पेपर की तैयारी करेंगे और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स का सेकंड टर्म का सैंपल पेपर। अब इसमें खास बात यह है बच्चों कि पहले तो आपको 90 मिनट मिला था, यानी लगभग 1.5 घंटा मिला था समय करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप था। लेकिन अब क्या, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि यार एमसीक्यू रहता तो कितना अच्छा लगा था, जय माता दी करके सारे कर लेते। लेकिन नहीं बच्चों, वो सब कर तो लगे लेकिन उतना ध्यान नहीं होता जितना आप बेहतर तरीके से जो आपने पढ़ा है वो लिख करके आप समझा सकते हो टीचर को, है ना? और इसमें चांसेस बल्कि ज्यादा होते हैं। वहां पर ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में अगर ए गलत मतलब गलत ही, फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले। और यहाँ आपने थोड़ा बहुत भी लिख दिया, भले थोड़ा बहुत गलत है लेकिन कुछ ना कुछ तो सही होगा, तो उस सही के मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो यही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है कि नहीं? ठीक है। तो ये कहाँ करने जा रहे हैं हम? हमें पता है कि ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं विकास स्टडी पॉइंट पर। और विकास स्टडी पॉइंट आपको पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी करवाता है इस लेवल के लिए, ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर टर्म 2 है आपका। मैक्सिमम 40 मार्क्स, टाइम हमारा 2 घंटे रहेगा। अब ये ध्यान देना, इंट्रोडक्शन जो आपको यहां जान लेने हैं, एग्जाम में खाली ओवरव्यू करना है और टाइम की सेविंग करनी है। सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि इसमें रिटन वाला पार्ट आएगा, एमसीक्यू टाइप नहीं आएंगे। जिसके अंदर लगभग 13 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 भागों में विभाजित होंगे। वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो आपका 2 भागों में विभाजित है, हम आगे भी जानेंगे। फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स के हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 मार्क्स के हैं, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 मार्क्स के हैं। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन होंगे? 5, 5 10 और 10 दिन 13, यानी कि 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए आपके। अगले 5 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हो गए और 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हो गए, यानी कुल मिलाकर आपके 40 मार्क्स का एग्जाम आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर की प्रश्न होंगे ना, वो छोटे आंसर लिखने हैं, उसको लगभग 30 से 50 शब्दों के अंदर उसके अंदर लिखना है। ठीक है। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो भी ज्यादा बड़े नहीं, छोटे ही होंगे, इसको लगभग 50 से 80 शब्दों के अंदर लिखना है आपको। ये लिमिट इसलिए दी जाती है ताकि आपके समय भी बचत हो और आपको पता हो कि हाँ इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, ये बहुत ही सही तरीका होता है। और एग्जैक्ट पॉइंट लिखे, कोई फालतू बातें नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो कब तो दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा वो फालतू ही चीजें लिखेगा, इसलिए पढ़ा करो। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये कम से कम 80 से 120 शब्दों में लिखने होंगे। तो इस तरीके से ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, जिसे आपको ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार अपने प्रश्नों का हल देना है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आ गया आपका सेक्शन ए। ठीक है। अब सेक्शन ए आगे, इसमें जितने भी प्रश्न है ना, यहाँ पे सिर्फ प्रश्न है, यहाँ पे मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा लेकिन कुछ कुछ जो छोटे हैं यहाँ पर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर बताते चला तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो सिर्फ अभी आपके लिए, ताकि आप खुद को भी चेक कर पाओ कि जो प्रश्न आ रहे हैं या आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्या अगर उसको मैं अपने लेवल पे करूं बिना किसी को देखे तो कितना कर सकता हूं, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो ये 13 के 13 क्वेश्चन के मैं थोड़े बहुत हिंट भी दूंगा, आंसर भी बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना और चेक करना है, और अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? पहला क्वेश्चन कह रहा है, लेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म बी Q इज इक्वल टू 2L का स्क्वायर K2 का स्क्वायर, यानी K स्क्वायर और ये L स्क्वायर है। ठीक है। हमारे पास उत्पादन फलन है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है उत्पादन फल में एक फर्म का, जहां पे हमें दे रखा है कि जो Q है ना वो बराबर है 2L का स्क्वायर K का स्क्वायर। इन दोनों में कुछ भी साइन गिवन है, इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि Q बराबर में 2, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे L2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई K2। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है। अब आगे क्या कह रहा है वो जानते हैं।
फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। अब इसके फंक्शन से मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितना हो सकता है एक फर्म का, जो कि वो उत्पादित कर सकती है 5 यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर श्रम के 5 यूनिट है, एंड 2 यूनिट्स ऑफ के, यानी कि कैपिटल के 2 यूनिट है, यानी पूंजी के 2 और लेबर के 5 है। तो मैक्सिमम कितना उत्पादन कर पाएगी वो फर्म, हमें वो बताना है। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हमें पता ही है, तो Q बराबर में 2, ब्रैकेट में L कितना है हमारा, L है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई K का स्क्वायर, K कितना है हमारा, K है हमारा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में 2, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4, तो 25 चौके 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 200, यानी कि 200, यानी कि 200 यूनिट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है जब उस फर्म के पास 5 यूनिट्स ऑफ लेबर हो एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हो, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट द फर्म कैन प्रोड्यूस विथ 0 यूनिट ऑफ लैंड एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अभी कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि उस फर्म के पास लेबर बिल्कुल भी ना हो, यानी कि जो लेबर है वो 0 है लेकिन जो कैपिटल है वो 10 है, तब वो फर्म कितना प्रोड्यूस कर सकती है। तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, अब लेबर की जगह मैं 0 रखूं तो 0 को स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा वो 0 हो जाएगा। फिर इसका जो 0 आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा 0 ही आएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि भले ही मेरा कैपिटल 10, 100, 1000 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक लेबर ही नहीं होगा उसको चलाने वाला, तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगा, क्योंकि मशीनरी के होने से काम नहीं होता ना। उस मशीनरी को चलाने वाला हमें इंजीनियर भी तो चाहिए, लेबर भी तो चाहिए, तब जाके प्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, वही चीज जो हमें हमने पढ़ा वो और में अथवा में दे रखा है, यानी कि आपके पास ऊपर वाला भी ऑप्शन था नीचे वाला भी ऑप्शन था, आप दोनों में से कोई भी कर सकते थे, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि इस शेड्यूल से, यानी कि इस अनुसूची से आपको क्या फाइंड करना है, TR टोटल रिवेन्यू यानी कि कुल संप्राप्ति, AR औसत संप्राप्ति, MR सीमांत संप्राप्ति यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू। तो हमें पता है कि जो AR होता है ना, AR वही हमारा प्राइस होता है, तो इट मीन्स AR प्राइस बराबर में AR, यानी कि यही 10, 9, 8 ये हमारा AR हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या है, निकालना है हमें TR, तो TR निकालने के क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 3 जा 30, 9 4 जा 36, 8 5 जा 40, ये हो गया मेरा TR। अब हमें क्या निकालना है, हमें MR निकालना है। तो MR निकालने के लिए क्या होगा, पहला तो आपका 30 ही आएगा, क्योंकि जितना TR होता है पहला MR उतना ही उसी के बराबर होता है। अगला इस वजह से इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा था MR निकालने के लिए, MR बराबर में TR n माइनस में TR n माइनस में 1 होता है, ठीक है। तो पहली क्वांटिटी पर जो TR है वो मेरा 30 है, और ये आपका n हमारा होगा, सेकंड क्वांटिटी को अगर 1 से माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा 1, तो 1 पर भी हमारा 30 ही है, और यहाँ पे भी हमारा जो ये n है ना ये 0 वाला है। समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। आप ये मान के चलो ये तो हमारा निकल कर आ गया, अब इस वाले पे पहुंचना है, तो इस सेकंड वाले नंबर पे है ना, तो यहाँ पे जो n हो जाएगा ना वो मेरा सेकंड हो जाएगा, तो 2 माइनस में 1 यानी कि 2, सॉरी 2 माइनस में 1 यानी कि 1, यानी कि TR फर्स्ट नंबर पर, और ये आपका हो जाएगा TR 0 वाला, यानी कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तो n हमारा 1 लिया ना हमने, अगर n हमारा यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 वाला और ये 1 वाला तो हमारा एक तरीके से 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो 30 आएगा ना बेसिकली वो हमारा फर्स्ट रहेगा। सिंपल फंडा है कि आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान देना कि पीछे वाले को आगे वाले से माइनस कर दो, यानी कि 36 में से 30 जाएगा 6, 40 में से 36 जाएगा बचेगा 4, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। बेसिकली यहाँ जो MR होता है वो TR की फर्स्ट क्वांटिटी पे बराबर भी होता है, या इसको हम 0 भी लिखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट विल बी 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन टोटल रिवेन्यू, यानी कि टोटल रिवेन्यू में क्या बदलाव आएंगे अगर हमारा मार्जिनल रिवेन्यू सकारात्मक हो और स्थिर हो। तो याद करो हमने ये वाला MR और TR के रिलेशन पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो TR होता है वो क्या होता है,
पहले बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद इस तरीके से हो जाता है मैक्सिमम पॉइंट पर, फिर मैक्सिमम पॉइंट से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली ये जो एमआर होता है वो इस तरीके से सीधा जाता है और नेगेटिव हो जाता है। अब हमें ये समझ में आ रहा है। अब अगर ऐसा है तो ये क्या करें कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा पॉजिटिव है, यानी कि ये जीरो, ये वाला पॉइंट हमारा जीरो है, यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव है और हमारा कांस्टेंट है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो जो टीआर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज होता है। इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि ये बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है। दूसरा, एम आर इज फॉलिंग, अगर एम आर हमारे गिर रहा हो, तो अगर एम आर हमारे गिर रहा हो तो टी आर भी हमारा गिरेगा, यानी कि अभी भी इसमें इंक्रीमेंट होगी लेकिन घटती दर पर, यानी इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, कैन एमसी इंक्रीज व्हेन एसी फॉल, यानी कि क्या एमसी बढ़ सकता है अगर एसी गिर रहा हो। बिल्कुल। आप इस सिचुएशन को समझो। पहली सिचुएशन में क्या होता है कि जो एमसी होता है वो ऐसे होता है, फिर वो ऐसे होता है, और जो एसी होता है वो पहले एमसी से ज्यादा होता है लेकिन क्रॉस करने पर वो उससे नीचे हो जाता है, यानी कि ये मेरा एमसी है, ये मेरा एसी है। तो हम देख रहे हैं कि एमसी बढ़ रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एसी है वो तो गिर रहा है ना, लेकिन फिर भी क्या इस पॉइंट के बाद एमसी बढ़ना शुरू कर रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि एमसी बताता है एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी पर होने वाली कॉस्ट को, जबकि जो एसी होता है ना वो एवरेज होता है टोटल कॉस्ट का, यानी जिसके अंदर सारी की सारी वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता है, और एमसी केवल एक एक्स्ट्रा के बारे में बताता है। इसलिए जो एसी है उसे गिरने के बावजूद हमारा एमसी बढ़ रहा होता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि हमें यह बताना है कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर बड़ी मात्रा में सेलर मतलब विक्रेता हो, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके निहितार्थ क्या होंगे, हमें ये बताना है। कोई दिक्कत ही नहीं, हमें ये पता है कि बाजार के अंदर चाहे, अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर है, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स है, यानी कि बड़ी मात्रा में विक्रेता और बड़ी मात्रा में क्रेता। तो भले कितनी भी विक्रेता हो, भले कितनी भी क्रेता हो, वो कभी भी उस प्राइस, उस क्वांटिटी, जो भी कमोडिटी बाजार के अंदर है उसके प्राइस पे प्रभाव नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि जितने भी बायर्स होते हैं ना वो उस बाजार का एक आंशिक रूप होते हैं, एक अनुपातिक रूप होते हैं, प्रोपोर्शनल पार्ट होते हैं। वो खुद नहीं है कि मार्केट को अपने कब्जे में कर सके और अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सके। ना ही कस्टमर ऐसा कर सकते हैं और ना ही सेलर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो बाजार होता है ना वो 2 पावर से चलता है। अब वो दोनों पावर क्या है, वो दोनों पावर है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर उस बाजार के अंदर उस कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फर्म प्राइस मेकर नहीं होती है, प्राइस टेकर होती है, इस वजह से। ठीक है। अगला कह रहा है कि द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज हमारा 2 है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, और जो हमारा प्राइस है ना उस कमोडिटी का वो 10 से कितना हो गया, 8 हो गया है। एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स बाय 500 यूनिट, और जो पूर्ति की मात्रा है ना वो 500 यूनिट से घट जाती है। कितने से कितना घटती है, 500 यूनिट, लेकिन कितने से घट रही है हमें ये नहीं पता है क्या। तो फॉर्मूला हमारे क्या होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में एस। अब एस क्या है, एस हमारा सप्लाई है, कुछ लोग इसको क्यू भी लिखते हैं, तो आप क्यू भी लिख सकते हो, क्यू मतलब क्वांटिटी हो गया, सप्लाई कह लो चाहे क्वांटिटी कह लो, बोथ आर सेम। ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है कितना, 2, इसकी जगह हम 2 रख लेते हैं। डेल्टा इसका मतलब हो गया कि हमारा S2 में से S1 को माइनस करना, यानी कि जो पहली पूर्ति थी उसको घटा देना है दूसरी पूर्ति से। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि जो इसका डिफरेंस है ना वो 500 है, तो 500 से वो घट रहा है ना, तो घटने का मतलब वो माइनस में आएगा। अब डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है P2 माइनस में P1। P2 कितना है, यानी दूसरी कीमत कितनी है 8 और पहली कीमत कितनी है 10,
यानी कि 8 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे अपन में माइनस का 2 रख लेंगे, मल्टीप्लाई में P यानी कि फर्स्ट प्राइस, या सिर्फ P का मतलब होता है फर्स्ट प्राइस यानी कि 10, अपन में S यानी कि फर्स्ट सप्लाई, लेकिन हमें वो पता ही नहीं कि फर्स्ट सप्लाई कितनी है, तो हमें यानी कि S निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को हम इसे काटेंगे 250 आ जाएगा। 250 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 100 आ जाएगा, नहीं 2500 आ जाएगा अपन में S, और यहाँ जाएगा बराबर में 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2S आ जाएगा, बराबर में 2500। हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो S की वैल्यू निकालने के लिए 2500 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1250 यानी कि 1250, यानी कि जो मेरा S1 आया ना वो मेरा 1250 आया। तो S2 हमारा कैसे निकालेंगे, तो कम कितना हुआ, तो कम हमारा 500 हुआ, तो 1250 में से 500 को घटा देंगे तो जो 700 आएगा ना वो 700 मेरा S2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, छठा क्या कह रहा है, डस कोरिलेशन इम्प्लीकेशन, मतलब क्या सह संबंध कार्य संबंध का निहितार्थ है, यानी कार्य संबंध को बताता है। कारण कार्य, कोरिलेशन का मतलब होता है कारण कार्य, और कोरिलेशन हमारे सह संबंध है उसको बताता है। तो ये चीज मैं इस चीज को बारे में आपको जब दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सारे के सारे आंसर बताऊंगा, उसमें इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन को देख लो, वो छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये चीज को मुझे डीपली बताना पड़ेगा, इसलिए आप क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्या कहता है, हमारे पास टेबल है, हम टेबल के जरिए भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर प्रेफर्ड टू कोवेरियंस एज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो हमारा आर है उसको क्यों प्रेफर किया जाता है हमारा मेजर्स ऑफ एसोसिएशन को कोवेरियंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोई भी 3 उपयोग लिखने हैं हमें सूचकांक के जो खास तौर पर इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं। अगला 8वें का दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था कि 8 के 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है, कैलकुलेट द वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, यानी कि वेटेज जो हमें निकालना है किसका, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का, यानी कि कीमत संबंधित सूचकांक का हमारा, जो कि 2016 का है, और आधार वर्ष हमारा 2012 है, जो कि इस डेटा के बेस पर निकालना है जो कि हमें यहाँ गिवन है। तो बहुत सिंपल है, इसको मैं समझाऊंगा किस तरीके से करना है, आसानी से आप कर लोगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन पढ़ लो, सपोज द मार्केट डिटरमाइंड रेंट फॉर अपार्टमेंट इज टू हाई फॉर कॉमन पीपल टू अफोर्ड, if the government comes forward to help those seeking apartment on rent by imposing control on rent, what impact will it have on the market for apartments? ये कह रहा है कि मान के चलते हैं कि मार्केट के अंदर जो अपार्टमेंट है ना उसकी कीमतें बहुत ज्यादा है, और जो कॉमन पीपल है, आम इंसान, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट है वो उनको इस चीज के लिए, इसकी हेल्प के लिए आना चाहिए, ताकि जो कीमतें बढ़े ना अपार्टमेंट की उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा करने से व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द मार्केट फॉर अपार्टमेंट, तो जो अपार्टमेंट का बाजार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर सरकार आएगी लोगों की मदद करने के लिए, ये पता है क्या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मतलब कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने कि आप खुद लॉजिकली जवाब दे पाओगे। सिंपल सी बात है ना, अगर गवर्नमेंट किसी चीज में इंक्लूड होती है तो कहीं ना कहीं अगर अपार्टमेंट जो बेच रहे हैं, जो आप अपार्टमेंट को बेचने का कार्य कर रहे हैं, रेंट में देने का कार्य करते हैं, अगर सरकार उन पर दबाव डालेगी उसकी कीमतें कम करने के लिए तो उनका नुकसान होगा, तो ये भी हड़ताल करना शुरू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सब्सिडी दे सकती है। इससे क्या होगा, इससे अपार्टमेंट वालों को भी नुकसान नहीं होगा और जो कॉमन पीपल है वो अफोर्ड भी कर पाएंगे, है ना। अगला क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आर अफेक्टेड बाय अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, यानी कि हमें ये बताना है कि कैसे संतुलित कीमत और उसकी क्वांटिटी किसी वस्तु को प्रभावित कर सकती है अगर उसकी संबंधित वस्तु की कीमतों में कमी आए। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, याद कीजिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है डिमांड वाले में। अगर डिमांड वाले में आपने पढ़ रखा होगा ना तो आपको पता होगा कि संबंधित वस्तु की कीमतों के प्रभाव बढ़ने से या घटने से
उसकी दूसरी वस्तु की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कैसे एक संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा किसी वस्तु को प्रभावित कर सकती है अगर उसकी संबंधित वस्तु की कीमतें गिर रही हो। तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसके टेंशन मत लो। आप सेक्शन सी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, आंसर फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब या तो इसका इसका या फिर इसका इसका, इन दोनों में से या तो ये दो या फिर ये दो, इनमें से कोई भी एक जवाब देना है। और 3+2 का मार्क्स बनेगी, पहला 3 मार्क्स का है, बी 2 मार्क्स का, या फिर सी हमारा 3 मार्क्स का, डी हमारा 2 मार्क्स का। ठीक है, देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर पीडीएफ चाहिए तो जो व्हाट्सअप है ना आपके पास, विकास स्टडी पॉइंट वाला, वहां पे मैसेज कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें आंसर देने दिए गए क्वेश्चन का बहुत सरल है। एट द मार्केट प्राइस ऑफ 10, मार्केट यानी बाजार की जो कीमत है 10 है, फर्म क्या करती है, 4 यूनिट को सप्लाई करती है। द मार्केट प्राइस इंक्रीज टू ₹30। अब जो मार्केट प्राइस 10 से बढ़कर के 30 हो जाता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म सप्लाई इज 1.25। देन व्हाट क्वांटिटी विल द फर्म सप्लाई एट द न्यू प्राइस। तो इसका मतलब हमें एक नई कीमत निकालनी है, नई कीमत निकालनी है। ये बिल्कुल वैसे ही निकलेगी जैसे हमने सप्लाई को निकाला। तो मैं दिल से चाहूंगा बच्चों कि इसे आप अच्छे से करें। बी क्या कह रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 3। ठीक है, a seller supply 20 units of a commodity at a price of 8 per unit. How much quantity of this commodity will seller supply if the price rises by 2 per unit? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जब समझाऊंगा ना तो एकदम डीपली समझाऊंगा कि अगर उसी क्वेश्चन को जो समझा जहां पे दिया गया इसी क्वेश्चन को आप एक बार समझ लिए ना, तो इससे समझ जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका हल आप आराम से निकाल लेंगे। अब आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि परिवर्ती अनुपात का नियम के बारे में बात कर रहा है। तो याद करो हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, इसके 3 फैक्टर थे, यानी 3 स्टेज थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला क्या था, इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। पहला था बढ़ता प्रतिफल, यानी कि बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरा क्या था, डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि घटता प्रतिफल। और तीसरा क्या था, डिमिनिशिंग, यानी कि ह्रासमान। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग। तो ये 3 है, बढ़ता, घटता और ऋणात्मक, यानी कि ह्रासमान। तो ये 3 स्टेज है जो हमारे नियम को बताता है किसके, वेरिएबल प्रोपोर्शन के। सो उम्मीद करता हूं बच्चों ये 13 क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें बताने की कोशिश कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, उसका हिंट भी मैंने आपको दे दिया और कुछ क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर भी दिए ताकि आप खुद भी एक बार ट्राई करो। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब देंगे। और जो बच्चे इसका जवाब दे देंगे ना, या करके कर लिया होगा, वो जरूर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करे, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो ले ले और बताए कि सर देखिए मैंने सवाल किया है। और बाकी अगर आप नहीं भी डालते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं सोल्यूशन निकालूंगा ना तो आप क्या कर लेना, रीचेक कर लेना कि आपने जो दिया वो कितना सही है और जो मैं बता रहा हूँ कि उससे मैच करता है कि नहीं करता है। इसी हिसाब से आप अपने आपको मार्क्स भी दे पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का इकोनॉमिक्स पेपर आपका आने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। और जो पेपर मैंने आपको बताया इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपना एफर्ट पूरी तरीके से लगाना है। सो ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।